नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 दोस्तों, जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। दोस्तों इस चैप्टर का यह पार्ट सेकंड होने वाला है। मैंने इसका पार्ट फर्स्ट पहले ही करा दिया है, तो आप उसे जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपके सीयूटी और बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके सीयूटी और बोर्ड दोनों के लिए वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे, सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको इसका पार्ट फर्स्ट मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप इसका पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं दोस्तों, और मैं इसके पार्ट फर्स्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों आज इसमें हम चालू करने जा रहे हैं प्रायश्चित्ता अनुपात से। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको पार्ट सेकंड में लिंगानुपात और मातृ मृत्यु दर और जो जनसंख्या की आयु संरचना है, यहाँ तक मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको करा रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम चालू करेंगे प्रायश्चित्ता अनुपात से। दोस्तों प्रायश्चित्ता अनुपात क्या होता है आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन या डिपेंडेंट पॉपुलेशन रेशियो। दोस्तों इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो क्या करते हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो या तो 15 साल से क्या हो नीचे हों या 64 साल से जो ऊपर हों, उन्हीं को बोलते हैं दोस्त। उन्हीं का जो अनुपात होता है जनसंख्या में दोस्तों, उनको बोलते हैं प्रायश्चित्ता अनुपात। और जो ऐसी जनसंख्या होती है जो 15 साल से 14 साल से नीचे होती है, यानी कि 0 से लेकर 14 साल तक जिसकी आयु होती है, और जो 64 साल से अधिक होते हैं, उन्हें सब क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम बोलते हैं प्राश्रित। प्राश्रित का मतलब यह होता है जो कुछ अपने जीवन के लिए, अपने मतलब मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दूसरे के ऊपर क्या रहें, आश्रित रहें, उन्हीं को बोलते हैं प्राश्रित। ठीक दोस्तों, और दोस्तों ऐसे जनसंख्या में जो इनका अनुपात रहता है जनसंख्या में, इसी को बोलते हैं दोस्तों प्रायश्चित्ता अनुपात। अब दोस्तों इसे हम किताबी भाषा में जान लेते हैं क्या लिखा गया है। दोस्तों प्रायश्चित्ता अनुपात जनसंख्या का वह अनुपात है जो जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित है। यानी कि प्रायश्चित्ता अनुपात जनसंख्या का वह अनुपात होता है जो अपने जीवन यापन के लिए, अपने मतलब जीवन को चलाने के लिए किसके ऊपर आश्रित होता है, कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होता है। दोस्तों कार्यशील जनसंख्या क्या होती है। दोस्तों कार्यशील जनसंख्या में कार्यशील वर्ग में 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग आते हैं। यानी कि दोस्तों जो 15 साल से लेकर 64 वर्ष तक आयु तक होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लोग होते हैं कार्यशील वर्ग। और इन्हीं कार्यशील वर्ग पर क्या होता है, जो ये प्राश्रित लोग होते हैं, आश्रित लोग होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग के बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आपको दो चीज समझनी होगी। पहला प्रायश्चित्ता अनुपात। प्रायश्चित्ता अनुपात मतलब होता है, आप समझ गए ना, जनसंख्या का वह अनुपात जो जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित है। और दूसरी चीज कार्यशील वर्ग या कार्यशील क्या जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या कार्यशील वर्ग वह होती है जो 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु के क्या होती है, बीच में होती है। जैसा कि मान लीजिए जो ये सब देख रहे हैं आप, ये लड़के हो गए, सब क्या है, सब प्रायश्चित्ता अनुपात है। क्यों? क्योंकि इनकी जो उम्र है वो 15 से लेकर 64 साल के बीच में है। ठीक, तो क्या है, ये सब कार्यशील वर्ग हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे कोई छोटा सा बच्चा 6 साल का या 6 महीने का, या उसकी उम्र 14 साल है, तो क्या है, वो आश्रित है, वो कुछ कर नहीं सकता, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों पर, अपने परिवार पर डिपेंडेंट है। या कोई बूढ़ा बुजुर्ग है जो 64 साल से ऊपर है, वो भी क्या है, वो भी आश्रित है। क्यों? क्योंकि वो भी अपने जीवन यापन के लिए किसी अन्य पर आश्रित है, चाहे अपने बच्चों के ऊपर या किसी अपने रिलेटिव के ऊपर। ठीक दोस्तों बच्चे 0 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक और बुजुर्ग 64 साल से अधिक क्या होते हैं, जो होते हैं ये सब पराश्रित होते हैं। पराश्रित मतलब दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक दोस्तों, बढ़ता हुआ प्रायश्चित्ता अनुपात यह उन देशों में चिंता का कारण बना है जहां जनता बुढ़ापे की समस्या से जूझ रही है, क्योंकि वहां आश्रितों की संख्या बढ़ जाने से कार्यशील आयु वाले लोगों पर बोझ बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों, जो बढ़ता हुआ प्रायश्चित्ता अनुपात है, यानी कि जनसंख्या में बढ़ते हुए आश्रित लोगों की संख्या जो है, जहाँ पर मतलब ज्यादा बूढ़े लोग हो जा रहे हैं, तो उससे यह होता है दोस्तों, जो वहाँ की कार्यशील जनसंख्या होती है, यानी कि जो 15 से लेकर 64 साल के बीच के लोग होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, ज्यादा दबाव पड़ जाता है। यानी कि अगर ज्यादा बूढ़े रहेंगे तो उनके लिए जो बच्चे रहेंगे, जो जवान रहेंगे, उनके ऊपर क्या होता है, ज्यादा प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि उनका क्या करना पड़ता है, बोझ ढोना पड़ता है। जो लोग क्या रहते हैं, जो लोग प्राश्रित रहते हैं या जो लोग आश्रित रहते हैं दूसरों पर। ठीक दोस्तों वहीं जो गिरता हुआ प्रायश्चित्ता अनुपात होता है दोस्तों, क्या होता है, वो आर्थिक समृद्धि और समृद्धि का स्रोत बन सकता है, क्योंकि वहां कार्यशील लोग का अनुपात कम न करने वाली की संख्या में अधिक बड़ा होता है। दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहा है, अगर मान लीजिए जो प्रायश्चित्ता अनुपात क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इससे क्या होता है, देशों के लिए चिंता का विषय होता है। जनसंख्या पर क्या होता है, जो कार्यशील वर्ग होती है उस पर ज्यादा भार पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए जहाँ पर प्रायश्चित्ता अनुपात यानी कि बूढ़ों बुजुर्गों की संख्या क्या हो रही है दोस्तों, घट रही है, वो क्या होता है, आर्थिक समृद्धि यानी कि डेवलपमेंट और आर्थिक समृद्धि यानी कि ग्रोथ का और डेवलपमेंट का क्या होता है, सूचक होता है। क्योंकि दोस्तों वहां पर जो कार्यशील लोग होते हैं, उनका अनुपात काम न करने वाले की संख्या में क्या होता है,
अधिक बड़ा होता है, यानी कि वहाँ पर काम करने वाले ज़्यादा होते हैं और काम ना करने वाले कम होते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर पारदर्शिता अनुपात क्या होता है दोस्तों? गिरता हुआ होता है। ठीक दोस्तों, इससे दोस्तों जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं, यानी कि जब पारदर्शिता अनुपात क्या होता है? गिरता है, तो इसको क्या बोलते हैं? जनसांख्यिकीय लाभांश बोलते हैं। ठीक दोस्तों। अब दोस्तों हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में भारत की जो जनसंख्या की आयु संरचना है, यानी कि किस वर्ग के लोग कितना है भारत में, यानी कि 5 से लेकर 14 साल की उनके बच्चे कितना है, 60 से ऊपर कितना है, इसी को बोलते हैं आयु संरचना। यानी कि हम किस किस वर्ग के, यानी कि किस किस उम्र के लोग हैं, इसी की संरचना को हम जब परिभाषित करते हैं तो उसी को बोलते हैं आयु संरचना। दोस्तों अब यहाँ पर हम जानेंगे कि भारत की जनसंख्या में किस किस आयु के लोग कितनी मतलब मात्रा में उपस्थित हैं। ठीक दोस्तों भारत में आयु संरचना में क्षेत्रीय अंतर अस्पष्ट है, यानी कि जो भारत की आयु संरचना है उसमें क्या है? क्षेत्रीय अंतर है, यानी कि कहीं पर ज़्यादा जवान लोग हैं और कहीं पर क्या है? ज़्यादा बूढ़े लोग हैं। इससे यह पता चलता है कि जो भारत की आयु संरचना है उसमें बहुत ज़्यादा क्षेत्रीय अंतर है। दोस्तों केरल में आयु संरचना विकसित देशों जैसी है, जबकि उत्तर प्रदेश में युवा जनसंख्या के अनुपात अधिक और वृद्धजनों का कम है। यानी कि अगर देखेंगे आप जो दोस्तों हमारा केरल राज्य है, तो केरल में क्या है दोस्तों? यहाँ की जो आयु संरचना है वो विकसित देशों जैसी है, जैसे विकसित देशों में आयु संरचना होती है वैसे केरल में है। और जबकि आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो वहाँ पर युवा जनसंख्या का अनुपात है वो क्या है? अधिक है, वहाँ पर वृद्ध जन यानी कि जो बूढ़े लोग हैं कम है, यानी कि उत्तर प्रदेश में युवा ज़्यादा है। ठीक दोस्तों वर्ष 2026 से जनसांख्यिकीय पिरामिड या चार्ट में केरल और उत्तर प्रदेश के आयु समूह के यहाँ अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। दोस्तों अगर जो आप 2026 का जो आयु जनसंख्या पिरामिड है, जनसंख्या चार्ट है, अगर उसे आप देखेंगे तो उसमें जो केरल और उत्तर प्रदेश की आयु समूह में यहाँ अंतर है उसे स्पष्ट देखा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो 2026 का क्या है? जनसंख्या पिरामिड है, जनसंख्या चार्ट है, यहाँ पर दिया गया है। और नीचे देखेंगे आप 2026 का केरल का जो जनसंख्या की मतलब पिरामिड है उसे क्या किया गया है? दिया गया है। ठीक दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है दोस्तों? अगर दोस्तों आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे, वैसे तो आपको इसमें वीडियो में क्लियर दिख नहीं रहा होगा, जो यहाँ बीच में जो लिखा गया है, जो आयु यहाँ पर लिखी गई है, यहाँ पर जो मतलब उम्र है वो लिखी गई है। तो अगर आप इसे आप एनसीईआरटी में अच्छे से देखेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपको इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों इसमें यह बताया गया है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो ये आयु संरचना है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 0 से लेकर 4 साल और यहाँ तक अगर आप देखेंगे यहाँ तक, यानी कि 40 से लेकर 45 साल, यानी कि यहाँ का जो ग्राफ है ये क्या है? उत्तर प्रदेश का क्या है? चौड़ा है। इसका मतलब यह है, नीचे का आप ग्राफ देखेंगे ना, सब क्या है? यहाँ तक चौड़ा है, लेकिन ऊपर जाते जाते क्या हो जा रहा है? पतला हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है ना, लेकिन नीचे तो चौड़ा है। इससे पता चलता है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उसमें क्या है? युवा लोग ज्यादा हैं, क्योंकि ये जो पिरामिड है नीचे का ये क्या दिखाता है? ये युवा की संख्या दिखाता है। ठीक, और ऊपर क्या होते हैं? ये वृद्धजनों की संख्या होती है। लेकिन आप वहीं पर क्या देखेंगे, अगर आप केरल की जनसंख्या का देखेंगे तो इसमें क्या है? इसमें आप देखेंगे युवा और मतलब युवा लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, यहाँ पर देखेंगे तो आप इनकी लगभग क्या है? समानता है। यानी कि यहाँ पर क्या है? जो विकसित देशों की संरचना है उसके प्रकार क्या है? केरल का यहाँ पर जो जनसंख्या पिरामिड है वो बन गया है। तो ठीक दोस्तों, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या दिया गया है एनसीईआरटी में। और दोस्तों पिछले दशक में पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्था की तरह और आज के आयरलैंड की तरह यह समझा जाता है कि भारत को भी जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा मिल रहा है। यानी कि जैसे कि दोस्तों पिछले दशक में पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को क्या हुआ था? जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा हुआ था। और जैसे आज आयरलैंड को जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा मिल रहा है, उसी तरह समझा जाता है कि भारत को भी जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा मिल रहा है। ठीक दोस्तों भारत की आयु संरचना में युवाओं की अधिकता को जनसांख्यिकीय लाभांश माना जाता है। आप यहाँ पर 2 बार पढ़ चुके जनसांख्यिकीय लाभांश, एक बार यहाँ एक बार पीछे वाली स्लाइड पे। तो आप सोचते होंगे दोस्तों जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है? दोस्तों भारत की आयु संरचना में जो युवाओं की अधिकता है इसी को क्या कहते हैं? जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। यानी कि क्या है? आपके पास कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए क्या है? आपको लाभ है, यानी कि आपको जनसंख्या का क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। इसी को बोलते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश। ठीक दोस्तों कार्यशील जनसंख्या बड़ी होने और वृद्धों का अनुपात कम होने से यह लाभ संभव है, परंतु इसका पूरा लाभ उठाने के लिए उचित नीतियों का पालन आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कार्यशील जनसंख्या है वो क्या है? भारत में ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर युवा लोग ज्यादा हैं और वृद्ध यानी कि बूढ़े लोग क्या है? बहुत कम है। इससे क्या है दोस्तों? इससे जनसांख्यिकीय लाभ क्या हो सकता है? संभव हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसे ही संभव नहीं हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? कुछ पॉलिसीज अपनाना पड़ेंगे, यानी कि कुछ नीतियां अपनाने पड़ेंगी और सरकार को इसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तभी क्या होगा? इस जनसांख्यिकीय जो लाभांश है उसका हम क्या हो पाएंगे? फायदा उठा पाएंगे। ठीक दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक बॉक्स दिया गया है, उसमें बताया गया है कि क्या बदलती हुई
आयु संरचना भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान कर रही है? यानी कि इसमें यह पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि जो बदलती हुई भारत की आयु संरचना है, यानी कि जिसमें युवा ज़्यादा हैं भारत में और वृद्धजन कम है, क्या ये भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश दे रही है? तो दोस्तों कभी-कभी यही सेम प्रश्न क्या हो जाता है आपके मतलब परीक्षा में आ जाता है कि बताइए भारत को क्या जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त हो रहा है, या भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश मिलने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक दोस्तों इसी प्रश्न का उत्तर नीचे दिया गया है। ये जो एनसीईआरटी में आपका प्रश्न पूछा गया है, तो उसी एनसीईआरटी बॉक्स को मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। दोस्तों देखिए, मैं हर एक चीज़ को इतने अच्छे से बताता हूँ आपको। हर एक पिरामिड को जो दिया गया है आपके चैप्टर में, जो मैप दिया गया है या जो इमेजेस होती हैं एनसीईआरटी में, उसके अलावा मैं बाहर से भी इमेज लगाता हूँ, बाहर से भी मैप लगाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है, तो हम और जल्दी जल्दी वीडियो लाते हैं। नहीं तो दोस्तों हम सोचते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं और कुछ लाइक और कमेंट आ नहीं रहा है लोगों का, तो हम सोचते हैं कि आप सबको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए हम सब थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप अच्छे से हमें अपना प्यार दिखाएंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, हम आपको जल्दी जल्दी वीडियो लाने का प्रयास करते रहेंगे। दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और दोस्तों आप इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र के छात्र हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के हिंदी मीडियम में वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाइए और सभी विषयों को देखिए और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों हम आप सब हिंदी मीडियम के लिए ही चैप्टर पढ़ाते हैं और जितना भी चैप्टर है उसे हम इसीलिए पढ़ाते हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों विश्व के सबसे युवा देशों में से भारत क्या है? एक है, जिससे उसे जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर मिला है। यानी कि जो दोस्तों जो भारत है वो क्या है? युवा देशों में से, जो युवा देश हैं विश्व के, उसमें से क्या है? भारत एक है और इसी कारण क्या हो रहा है? उसे जनसांख्यिकीय लाभांश मिल रहा है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जिसकी जनसंख्या में युवा की जनसंख्या ज़्यादा होती है जिस देश में, उसी देश को क्या होता है? जनसांख्यिकीय लाभांश मिलता है। जिसमें युवाओं की संख्या कम होती है उसको जनसांख्यिकीय लाभांश नहीं मिलता है। ठीक तो दोस्तों भारत की जनसंख्या में युवा की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उसे जनसांख्यिकीय लाभांश का क्या हुआ है? अवसर मिला है। वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या का 1/3 भाग 15 वर्ष की आयु से नीचे था। यानी कि जो भारत की जनसंख्या का 1/3 भाग था 2011 में, क्या था? 15 वर्ष की आयु से नीचे था। ठीक दोस्तों, यानी कि वो 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच में था। ठीक दोस्तों, और दोस्तों वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र सिर्फ 29 साल रही। और दोस्तों वर्ष 2020 में देखेंगे तो क्या थी? जो भारतीयों की आयु थी वो औसत कितना थी? वो 29 साल थी। दोस्तों ये सब जितने भी डाटा है ना, इसे आप सब नोट करिए, क्योंकि परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। एमसीक्यू जो प्रश्न आएंगे ना, यहीं से आएंगे। पूछ लेंगे कि भारत की जनसंख्या में 15 वर्ष की आयु के नीचे लोग 1/3 कब थे? तो आपको बताना पड़ेगा 2011 में। या पूछ लेंगे 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितना थी? तो ये सबको आप याद करिए, ऐसे ही नहीं दिया गया है डाटा, तो इन सबको आप याद करा करिए, क्योंकि परीक्षा में इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। तो दोस्तों अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से जानते हैं कि मतलब जनसंख्यिकीय लाभांश मिलेगा भारत को या नहीं। दोस्तों जब विकसित देशों में या 37 से लेकर 48 के बीच रही युवा जनसंख्या के कारण कार्यशील वर्ग बढ़ा है, जिससे आर्थिक समृद्धि की संभावना बनती है। यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों, जो भारत की औसत उम्र सिर्फ 29 साल थी 2020 में, उसमें जो मतलब विकसित देश है जैसे कि चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब में क्या थी? 37 से लेकर 48 वर्ष के बीच क्या थी? जो इनकी औसत उम्र थी। दोस्तों युवा जनसंख्या के बढ़ने के कारण हमारा कार्यशील वर्ग बढ़ा है, यानी कि काम करने वाले क्या लोग हैं? बड़े हैं, युवा लोग बड़े हैं। तो युवा लोग बड़े हैं तो क्या करेंगे? वो सब काम करेंगे और इससे क्या हो सकता है? आर्थिक समृद्धि क्या हो सकती है? पैदा हो सकती है। दोस्तों हालांकि यह लाभ तभी संभव है जब युवाओं को शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। यदि वे बेरोजगार या कम शिक्षित रहेंगे तो यह लाभांश हानि में बदल सकता है। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि दोस्तों ये जो लाभ हमें मिल रहा है हमारी जनसंख्या बढ़ने का, इसका लाभ हम तभी उठा सकते हैं दोस्तों जब हमारे युवाओं को क्या हो दोस्तों? शिक्षा मिले और रोजगार मिले। अगर उन्हें शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं तो क्या होगा? तो हम इसका क्या हो पाएंगे? लाभार्थी नहीं बन पाएंगे इस जो जनसंख्या लाभांश में मिल रहा है, बल्कि हम क्या होंगे? इस लाभ की जगह हम हानि को क्या करेंगे? उठाएंगे। यानी कि लाभांश हानि में बदल सकता है अगर हम क्या करेंगे? लोगों को रोजगार और शिक्षा नहीं देंगे। दोस्तों हालांकि यह लाभ तभी संभव है जब युवाओं को शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। यदि वह बेरोजगार या कम शिक्षित रहेंगे तो लाभांश हानि में बदल सकता है। वही दोस्तों यहाँ पर लाइन फिर से रिपीट हो गई है गलती से। तो दोस्तों भारत के सामने जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर है, क्योंकि प्रसारिता अनुपात
घट रहा है। 1970 में 79 से घटकर 2005 में 64 हो गया तथा 2025 में यह 48 तक पहुंच सकता है, लेकिन 2025 में वृद्धजन बढ़ जाने से फिर 50 तक बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सिंपली ये बताया जा रहा है कि जो भारत है इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो प्रसारिता अनुपात है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जनसांख्यिकीय लाभांश बढ़ने की क्या है दोस्तों, अवसर है। दोस्तों यहाँ पर यह भी डाटा दिया गया है, जो 1970 में भारत का प्रसारिता अनुपात था वो 79 था, लेकिन वो 2005 में घटकर 64 हो गया और 2025 में वो घटकर कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 तक पहुंच सकता है। यानी कि 2005 में जो 64 था 2025 में 48 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वृद्धजनों के बढ़ने से ये 2050 में 50 तक पहुंच सकता है। क्या, प्रसारिता अनुपात। ठीक दोस्तों आगे यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों, समस्या रोजगार की है, क्योंकि 1987 से 2004 के बीच रोजगार वृद्धि दर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में गिर गई है। इसीलिए युवा कार्यबल का लाभ तब तक संभव नहीं है जब तक पर्याप्त रोजगार और योजनाबद्ध रणनीतियां नहीं बनाई जाती। लेकिन दोस्तों जब तक हम क्या करेंगे, जब तक हम इन जो जनसंख्या है इनका अच्छे से उपयोग नहीं करेंगे, जब तक हम इनको रोजगार नहीं देंगे, तब तक क्या होगा, तब तक यह जो हमारा जनसंख्या लाभांश है इसका हम अवसर नहीं उठा पाएंगे। यानी कि योजनाबद्ध रणनीतियां नहीं बनाई गई हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, योजनाबद्ध रणनीतियां बनानी पड़ेंगी, क्योंकि दोस्तों बिना योजनाबद्ध रणनीतियों के हमें जनसांख्यिकीय लाभांश नहीं मिल सकता है। दोस्तों हम जानेंगे कि आयु संभाविता क्या होता है। दोस्तों इसके बारे में, दोस्तों आयु संभाविता को इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक आदमी कितने वर्ष तक औसतन जिएगा, इसी को बोलते हैं आयु संभाविता। ठीक दोस्तों यह इस बात की सूचक है कि एक औसत व्यक्ति अनुमानतः कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, यानी कि एक व्यक्ति कितने वर्ष जिएगा, यही क्या है, आयु संभाविता है। ठीक दोस्तों, सोनोग्राम यानी अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी पर आधारित एक्सरे जैसा दंडीय उपाय जो मूल रूप से भ्रूण की जननी के या अन्य विकारों का पता लगाने के लिए विकसित किया गया था, अब भ्रूण के लिंग का पता लगाने और चयनात्मक आधार पर बालिका भ्रूण को गर्भ में ही नष्ट कर देने के लिए उसका दुरुपयोग किया जाने लगा है। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है आपसे परीक्षा में कि सोनोग्राम क्या है, यानी कि सोनोग्राम यानी कि अल्ट्रासाउंड। दोस्तों तो आप इसको ये बताइएगा कि जो अल्ट्रासाउंड है इसका जो मतलब विकास हुआ था इसलिए हुआ था, जो भ्रूण में जो बच्चा होता है, यानी कि भ्रूण की जनकीय जो जननी के जो अन्य विकार उस पर उत्पन्न होते हैं, जो भ्रूण में मतलब होता है, उसमें क्या होता है, उसके विकारों को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड को क्या किया था, डेवलप किया गया था। लेकिन दोस्तों अब भ्रूण के जो लिंग का पता लगाने के लिए क्या किया जा रहा है, जो अल्ट्रासाउंड है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि जो अल्ट्रासाउंड था उसकी शुरुआत अच्छी चीज के लिए हुई थी कि जो बच्चा है उसमें कोई मतलब बीमारी तो नहीं है या उसमें कोई विकार तो नहीं आ रहा है, तो लेकिन दोस्तों जो यह अच्छे के लिए विकास हुआ था, यानी कोई अच्छी चीज के लिए टेक्नोलॉजी आई थी सोनोग्राम अल्ट्रासाउंड, अब इसका क्या होने लगा है दोस्तों, दुरुपयोग होने लगा है। और अब चयनात्मक आधार पर लोग क्या कर रहे हैं, इसी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता लगा लेते हैं कि गर्भ में लड़की है या लड़का, उसको लिंग का पता लगाकर क्या करते हैं दोस्तों, बालिका भ्रूण को गर्भ में ही क्या करते हैं दोस्तों, नष्ट करवा देते हैं। और इसका क्या हो रहा है दोस्तों, अल्ट्रासाउंड का क्या हो रहा है, इससे दुष्प्रयोग बढ़ रहा है। दोस्तों भारत सरकार ने इससे चलते हुए 1999 के पास या 1953 के आसपास क्या किया था दोस्तों, एक कानून बनाया था, जिसमें क्या किया गया था दोस्तों, ये जो बालिका भ्रूण की हत्या है इसको रोकने के लिए दोस्तों कानून बनाया गया था कि कोई भी क्या करे, अल्ट्रासाउंड से पहले ही भ्रूण का पता लगाकर मतलब गर्भ में बच्चे को न मार सके, इसके लिए भारत सरकार ने कानून भी बनाया है। ठीक दोस्तों आगे जानते हैं। दोस्तों हम जानेंगे कि जो भारत में स्त्री पुरुष अनुपात है उसकी क्या स्थिति है, यानी कि भारत में स्त्री पुरुष अनुपात कैसा है। ठीक दोस्तों ऐतिहासिक रूप से स्त्रियां पुरुष अनुपात स्त्रियों के पक्ष में रहा है, यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या आमतौर पर 1 से कुछ ऊपर ही रहती है। दोस्तों ऐसा देखा गया है ऐतिहासिक रूप से कि जो स्त्री पुरुष अनुपात होता है, यानी कि 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, उसका अनुपात जो होता है वो स्त्रियों के पक्ष में होता है। यानी जो 1000 प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या होती है, 1000 से कुछ ऊपर ही रहती है। लेकिन दोस्तों भारत में क्या हुआ दोस्तों, हम पिछली 1 शताब्दी से देखते हैं दोस्तों क्या हो रहा है, जो स्त्री पुरुष अनुपात है क्या हो रहा है दोस्तों, गिरता आ रहा है। दोस्तों 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 972 थी। यानी कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आप देखेंगे तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, 272 थी। लेकिन दोस्तों 21वीं शताब्दी के शुरू में स्त्री पुरुष अनुपात घटकर 1933 हो गया, और जैसे दोस्तों 21वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, उसी की शुरुआत में ही जो स्त्री पुरुष अनुपात है वह 972 से घटकर और कम हो गया
वो 933 हो गया। ठीक दोस्तों अगर हम 2011 की जनगणना का अनुमानित स्त्री पुरुष अनुपात को देखें तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्रियां हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात को देखें तो उसमें यह बताया गया है 2011 की जनगणना में कि जो स्त्रियां हैं वो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्रियां हैं। दोस्तों आपके लिए जो ये डाटा है, ये डाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे ये वाला नहीं पूछेगा डाटा, लेकिन जो ये वाला डाटा है 2011 का, इसको जरूर पूछेगा कि 2011 में कितना स्त्री पुरुष अनुपात था। तो आप याद रखिएगा 1000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्रियां। दोस्तों बाल स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट आई है और उसकी गिरावट आने के अनेक कारण है। यानी कि दोस्तों जो बाल स्त्री पुरुष अनुपात में पहली गिरावट का कारण है वह है यह है शैशव अवस्था में बच्चों की देखभाल की घोर उपेक्षा, जिससे उनकी मृत्यु दरें ऊंची हो जाती हैं। यानी कि जब बच्चियां छोटी रहती हैं, लड़कियां, तो उनकी क्या होती है, उनकी देखभाल की उपेक्षा की जाती है, यानी कि उनकी देखभाल कम की जाती है और इसकी वजह से क्या होती है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि जब लड़कियां छोटी होती है तो उनकी देखभाल लड़कों की अपेक्षा कम की जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, वो मृत्यु को प्राप्त होती हैं, जिससे जो बाल मृत्यु दर है उसमें स्त्रियों का अनुपात बढ़ जाता है। स्त्रियों की संख्या क्या है दोस्तों, वो मृत्यु दर में ऊंची हो जाती है। ठीक दोस्तों, जो बाल स्त्री पुरुष अनुपात का कम होने का जो दूसरा कारण है वह दोस्तों यहाँ है कि लिंग विशेष के गर्भपात, जिससे बच्चियों को पैदा होने से रोक दिया जाता है। यानी कि दोस्तों जो लिंग विशेष का गर्भपात, जैसा कि आपको पता था ना दोस्तों, अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, लिंग विशेष का क्या कराया जाता है, गर्भपात कराया जाता है। अगर जान लेंगे कि मतलब लड़की होने वाली है तो क्या करेंगे, उसको क्या करा देंगे, अबॉर्शन करवा देंगे। यानी कि इससे क्या होगा, जो लड़कियां हैं उनका क्या हो जाएगा, अनुपात कम हो जाएगा। इसलिए क्या है, यह भी एक विशेष कारण है जिसकी वजह से भारत में बाल स्त्री अनुपात कम है। और बालिका शिशुओं की हत्या अथवा धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य विश्वासों के कारण शैशव अवस्था में ही बच्चियों की हत्या। दोस्तों आप देखते होंगे ना, जो बालिका शिशु होती है, यानी कि जो लड़कियां होती हैं, छोटी छोटी जो बालिका होती हैं, उनकी क्या कर दी जाती है, लोग हत्या कर देते हैं। अधिकतर ऐसे कारणों के पीछे, जैसे कि धार्मिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है, अंधविश्वास के कारण क्या की जाती है, बच्चों की हत्या कर दी जाती है। कुछ लोग तो दहेज के लिए क्या कर देते हैं, बच्चों की जन्म के बाद ही क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये 3 कारण थे जिसको आप लिखेंगे अगर प्रश्न पूछेगा कि भारत में बाल स्त्री अनुपात क्यों कम है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। यही 3 कारण है। पहला क्या है, पहला बच्चों की देखभाल कम की जाती है, दूसरा गर्भपात करा दिया जाता है जब बच्चियां पता होती हैं कि पेट में है, और उसके अलावा दोस्तों जो बालिका शिशु हैं उनकी हत्या की जाती है धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों की वजह से और दहेज की वजह से। ठीक दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो सरकार है इसके खिलाफ कुछ कदम नहीं उठाई है, सरकार ने बहुत सारे कदम उठाई है। जैसे कि 1999 में आप देखेंगे उन्होंने एक्ट लाया था कि अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग ना किया जाए। जो भी बच्चे का मतलब अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता लगाएगा कि पेट में लड़की है लड़का, उसको क्या होगी, उसको सजा होगी। और बहुत सारे कार्यक्रम चालू किए गए हैं, जैसे कि बेटी बचाओ, ये सब क्या करते हैं, ये सब बाल स्त्री पुरुष अनुपात को बढ़ाने के लिए चालू किए गए हैं। ठीक दोस्तों क्षेत्रीय आधार पर भारत में निचला बाल स्त्री पुरुष अनुपात पाया जाता है। निम्नतम बाल स्त्री पुरुष अनुपात भारत के सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्रों में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है जो भारत के सबसे अधिक विकसित क्षेत्र हैं, यानी कि जो समृद्ध क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सबसे ज्यादा निम्न बाल पुरुष अनुपात पाया जाता है। यानी कि जो बाल पुरुष अनुपात है वो विकसित क्षेत्रों में ज्यादा है। विकसित से कौन से, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र अमीर राज्य हैं। ये सब क्या है, ये सब विकसित या समृद्ध राज्य हैं। लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊंची है, लेकिन इन्हीं राज्यों में बाल स्त्री पुरुष अनुपात बहुत निम्न है। दोस्तों अगर देखेंगे आप, जो समृद्धशाली राज्य हैं, यानी कि जो समृद्ध क्षेत्र हैं भारत के, जैसे कि जिसको पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ सब क्या है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो बाल स्त्री पुरुष अनुपात क्या है, बहुत ही निम्न है। ठीक दोस्तों, इसलिए चयनात्मक गर्भपात की समस्या गरीबी व अज्ञान अथवा संसाधनों के अभाव के कारण उत्पन्न हुई है। इसीलिए जो दोस्तों चयनात्मक गर्भपात है, चयनात्मक गर्भपात मतलब क्या दोस्तों, जो पहले से ही पता करना कि गर्भ में कौन सी मतलब लड़की है या लड़का है, और उसको मतलब क्या करवा देना, गर्भ में ही उसकी हत्या करा देना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, चयनात्मक गर्भपात। तो दोस्तों यहाँ इसलिए बड़ा है क्योंकि क्या है दोस्तों, यहाँ पर भारत में बहुत ज्यादा गरीबी है और अज्ञानता है और संसाधनों की क्या है, कमी है। ठीक दोस्तों समृद्ध परिवार अपेक्षाकृत कम अक्सर 1 या 2 बच्चे उत्पन्न करना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों जो बड़े मतलब समृद्ध परिवार होते हैं, जो इलाइट वर्ग के
लोग होते हैं, जो समृद्धशाली लोग होते हैं, वो सब क्या करते हैं दोस्तों, वो अपेक्षाकृत कम बच्चे, 1 या 2 बच्चे क्या करना चाहते हैं दोस्तों, उत्पन्न करना चाहते हैं। इसीलिए वह अपनी पसंद के अनुसार ही लड़का या लड़की पैदा कराना चुनते हैं। तो वो सब सोचते हैं हमारे पास पैसा भी है और हम अपने मन का डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या चाहें, लड़का हमें होना चाहिए लड़का, तो उसके लिए क्या, लड़की तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, सब क्या कर देते हैं दोस्तों, अल्ट्रासाउंड की मदद से क्या कर देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं। तो ऐसे वजह से क्या होता है दोस्तों, जो बाल स्त्री पुरुष अनुपात है वो क्या हो जाता है, बहुत नीचा हो जाता है, यानी कि बहुत कम हो जाता है। तो हम जानेंगे कि अकाल किस लिए पड़ते थे, यानी कि अकाल क्यों पड़ते थे और उनके अकाल पड़ने का कारण क्या था। दोस्तों अकाल कई कारण से पड़ते थे, जिनमें से एक यह था कि जिन इलाकों में खेती वर्षा पर निर्भर रहती थी, वहां वर्षा की कमी के कारण खेती की उपज कम होती थी, जिससे लोग घोर गरीबी और कुपोषण की हालत में जीवन बिताने को मजबूर हो जाते थे। दोस्तों अकाल के पड़ने के कई कारण थे। पहला यह था, जहाँ पर खेती वर्षा पर आधारित रहती थी, यानी कि जहाँ पर सिंचाई वर्षा के माध्यम से की जाती थी, बारिश के माध्यम से, तो जब बारिश कम होती थी खेती में, तो क्या होती थी, खेती में अनाज भी कम पैदा होता था। तो दोस्तों इससे उपज कम हो जाती थी, और उपज कम होने के कारण जो लोग होते थे वो घोर गरीबी और कुपोषण की हालत में जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते थे, और क्या होता था, अकाल पड़ जाता था। ठीक दोस्तों, यानी कि पहला कारण क्या हो गया, वर्षा का ना होना। और दोस्तों दूसरा कारण यह था कि इसके अलावा परिवहन और संचार के साधनों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण और राज्य की ओर से इस दिशा में पर्याप्त प्रयत्न न किए जाने के कारण भी अकाल पड़ते थे। दोस्तों दूसरा कारण यह है कि जो सरकार थी वो भी इस दिशा में कुछ खास कार्य नहीं करती थी कि अकाल ना पड़े, यानी कि उस समय जो था उसमें परिवहन और जो संचार व्यवस्था थी, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था, वो इतना विकसित नहीं हुआ था कि अगर मान लीजिए कहीं पर अकाल पड़ा हुआ है तो उस समय ऐसा परिवहन नहीं था कि वहां पर तत्काल राहत सामग्री भेजी जा सके। यानी कि जो दोस्तों सरकार थी वो ऐसा प्रयास नहीं कर रही थी कि अकाल देश में ना पड़े। इसकी वजह से भी क्या होता था दोस्तों, भारत में कई क्षेत्रों में क्या होता था, अकाल पड़ता था, यानी कि राज्य इस ओर क्या करती थी, पर्याप्त प्रयत्न नहीं करती थी, इसलिए क्या होता था, भारत में अकाल पड़ता था। ठीक दोस्तों, ये दूसरा कारण हो गया। लेकिन दोस्तों किंतु जैसा कि अमर्त्य सेन या अनेक विद्वानों ने दर्शाया है कि अकाल अनाज के उत्पादन में गिरावट आने के कारण नहीं बढ़ते, बल्कि हकदारी की पूर्ति का अभाव अथवा भोजन खरीदने या और किसी तरह से प्राप्त करने की लोगों की अक्षमता के कारण भी अकाल पड़ते रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि कुछ विद्वान हैं, जैसे कि अमर्त्य सेन, जैसे कि आप इनकी फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, साइड में है, ये अमर्त्य सेन है, भारतीय मतलब अर्थशास्त्री हैं, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो दोस्तों इन्होंने ये बताया था कि जो अकाल है दोस्तों, अकाल सिर्फ इसलिए नहीं पड़ता है कि लोगों ने मतलब कि अनाज में गिरावट आ गई तो अकाल पड़ गया, यानी कि उत्पादन में गिरावट की वजह से ही सिर्फ अकाल नहीं पड़ता, अकाल एक कारण से और पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, हकदारी की पूर्ति का अभाव, यानी कि भोजन खरीदने और किसी तरह से प्राप्त करने की लोगों की क्षमता के कारण क्या होता है दोस्तों, अकाल पड़ते हैं। दोस्तों अगर मैं इसका आपको साफ साफ शब्दों में अर्थ बताना चाहूँ कि हकदारी की पूर्ति का क्या अर्थ होता है, तो दोस्तों इसका यह अर्थ है, हकदारी का पूर्ति का यह अर्थ है दोस्तों, जो अकाल था दोस्तों इसलिए बढ़ता था कि अनाज जो था वो बाजार में मौजूद था, यानी कि अनाज का उत्पादन हो या ना हो इससे संबंधित नहीं था। जो अकाल है वह इससे संबंधित था कि लोगों के पास क्या होता था दोस्तों, हक नहीं होता था, यानी कि उनके ऊपर सामर्थ्य नहीं था उनके पास कि वो क्या कर सके, बाजार से अनाज खरीद सके, यानी कि उनके पास हक नहीं था, सामर्थ्य नहीं था अनाज खरीदने का, उनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो अनाज खरीद सकते बाजार में। तो इसके लिए क्या होता था दोस्तों, देश में अकाल फैल जाता था। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों हकदारी के जो पूर्ति का अभाव है, यह किसने बताया है, अमर्त्य सेन ने बताया है। इसे आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय देखेंगे आप तो सिंचाई और संचार और सरकारी राहतों उपायों के कारण क्या हुआ दोस्तों, अब अकाल से होने वाली मौतों में क्या हुई दोस्तों, भारी कमी आई है। यानी कि अब सिंचाई के साधन विकसित हो गए हैं, अब लोग सिर्फ वर्षा पर ही निर्भर नहीं रहते हैं, और संचार के भी अच्छे साधन हो गए हैं, और सरकार भी अब क्या करती है दोस्तों, राहत उपाय समय पर भेज देती है, क्योंकि परिवहन और जो संचार है क्या है, अच्छे से विकसित हो गया है। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ है, जो अकाल की होने वाली मौतें थी उसमें क्या हुई है दोस्तों, कमी आई है। किंतु दोस्तों आज भी देश के पिछड़े इलाकों से भूखमरी के कारण लोगों के मरने के समाचार मिलते रहते हैं। दोस्तों वर्तमान समय में देखेंगे आप, जो देश के कुछ पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर अभी भी लोग क्या हो रहे हैं दोस्तों, भूखमरी से क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि दोस्तों जो देश के लोग हैं वो भूखमरी से मर रहे हैं और सरकार कुछ कर नहीं रही। दोस्तों ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर भूखमरी है या जहाँ पर लोग क्या है, बेरोजगार हैं, वहाँ पर सरकार दोस्तों रोजगार प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम बनाई है, बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं। दोस्तों जैसा कि देखेंगे, सरकार ने अभी कुछ समय पहले ही ग्रामीण इलाकों में भूखमरी और भूख की समस्या से समाधान पाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नामक एक कानून बनाया है। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो
भारत के कुछ ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर भूख और भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए क्या किया है दोस्तों, सरकार ने एक कानून लाया है जिसका क्या नाम है दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक दोस्तों, इसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, मनरेगा बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों मनरेगा के तहत क्या किया जाता है दोस्तों ये लोग जो बेरोजगार हैं उनको क्या किया जाता है दोस्तों, 365 दिनों में से 100 दिन क्या किया जाता है दोस्तों, वर्ष के 100 दिन उन्हें रोजगार सरकार प्रदान करती है, जिससे वो क्या कर सकें दोस्तों, अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। ठीक दोस्तों, दोस्तों इसको आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जन्म दर एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना है जिसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से आता है। दोस्तों जो जन्म दर होता है यानी कि जो बर्थ रेट होता है, वो ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना है जिसमें क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन धीरे आता है, यानी कि लोगों की सोच बहुत धीमे धीमे बदलती है ना, कि क्या हो, जो बच्चे हैं वो कम पैदा हों, ऐसा जो लोगों की सोच है वो क्या होती है, धीरे धीरे परिवर्तित होती है। ठीक दोस्तों, इसलिए क्या है, एक सामाजिक परिघटना है ये जो जन्म दर है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से आता है, क्योंकि लोगों की सोच में क्या होता है, परिवर्तन धीमे धीमे आता है, इसलिए जन्म दर में भी क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से आता है। दोस्तों अगर आप देखेंगे जो अपेक्षाकृत कम प्रजनन दर वाले राज्य हैं, उनका अगर आप नाम देखेंगे तो दोस्तों सबसे पहले है केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब दोस्तों ऐसे राज्य हैं जिसमें क्या है, जो दोस्तों प्रजनन दर है बहुत ही कम है। और वहीं पर दोस्तों अगर आप देखेंगे ज्यादा प्रजनन दर वाले राज्य हैं वो इस प्रकार हैं, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये तीनों राज्य जो है दोस्तों, यहाँ पर जो प्रजनन दर है वो क्या है दोस्तों, ज्यादा है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम जानते हैं कि जनघनत्व क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। दोस्तों जनघनत्व तात्पर्य पर प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या से लगाया जाता है। यानी कि दोस्तों जनघनत्व का तात्पर्य है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम जनघनत्व बोलते हैं। दोस्तों भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जनघनत्व भी बढ़ रहा है, यानी कि भारत में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे जो भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसे हम जनघनत्व बोलते हैं, वो भी क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है। ठीक दोस्तों जानते हैं हम साक्षरता क्या होती है। दोस्तों साक्षरता का मतलब होता है पढ़ने लिखने और समझने की क्षमता। यानी दोस्तों जब कोई व्यक्ति किसी भाषा में लिखे हुए शब्दों, वाक्यों या सूचनाओं को पढ़ सके और समझ सके और अपने विचारों को दोस्तों लिखित रूप में व्यक्त कर सके, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम साक्षर कहते हैं। ठीक दोस्तों उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपना नाम लिख सकता है और अखबार पढ़ सकता है या किसी सूचना पत्र को समझ सकता है, तो क्या दोस्तों है, तो दोस्तों वह साक्षर है। ठीक दोस्तों साक्षरता शक्ति संपन्न होने का साधन है। साक्षरता अर्थव्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व कल्याण कार्यों में सहभागिता को बढ़ाती है। ठीक दोस्तों स्त्रियों में साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से लगभग 16% कम है। यानी कि दोस्तों जो स्त्रियों में साक्षरता है वो पुरुषों की साक्षरता दर से क्या है, 16% कम है। दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं साक्षरता के बारे में और जान। दोस्तों हालांकि स्त्रियों में साक्षरता पुरुषों के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों जो स्त्रियों में साक्षरता है वो पुरुषों के मुकाबले कम है, लेकिन दोस्तों जो स्त्रियों में साक्षरता है वो क्या हो रही है, वो अधिक तेजी से बढ़ रही है पुरुषों के मुकाबले। ठीक दोस्तों, जिसका कारण यह भी है कि स्त्रियों में अपेक्षाकृत अधिक नीचे स्तर से साक्षरता बढ़ना शुरू हुई है। यानी कि दोस्तों इसका एक कारण यह है जो स्त्रियों में साक्षरता बहुत तेजी से बढ़ रही है पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि दोस्तों जो स्त्रियां हैं उसमें जो साक्षरता है वो अपेक्षाकृत अधिक निचले स्तर से बढ़ना शुरू हो रही है। ठीक दोस्तों केरल साक्षरता में आगे है, वहीं बिहार राज्य काफी पीछे है। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो भारत में जो केरल राज्य क्या है, साक्षरता के मामले में सबसे आगे या बहुत आगे है। वहीं पर आप देखेंगे बिहार राज्य क्या है दोस्तों, वो सबसे पीछे है साक्षरता के मामले में, या काफी पीछे है। ठीक दोस्तों अनुसूचित जाति व जनजाति में साक्षरता दर और भी नीची है। यानी कि जो दोस्तों SC/ST होते हैं, जिन्हें हम अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उनमें साक्षरता दर क्या है दोस्तों, और भी कम है। दोस्तों अब अगली हेडिंग है NCERT की ग्रामीण नगरीय भिन्नताएं। ठीक दोस्तों इसको हम जानते हैं कि ग्रामीण और नगर में क्या अंतर है और किस कारण लोग जो गाँव से मतलब शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या करते हैं दोस्तों, हम अच्छे से अब जानते हैं। दोस्तों भारत के गाँव का देश कहा जाता है, यानी कि दोस्तों जो भारत है उसको गाँव का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं यहाँ पे निवास करते हैं, गाँव में निवास करते हैं। नगर ग्रामीणों के लिए आकर्षक स्थल बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब देखा जा रहा है कि जो नगर है उसमें जो ग्रामीण हैं वो बहुत क्या हो रहे हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ठीक दोस्तों जो नगरीय जनसंख्या का हिस्सा बराबर बढ़ता ही जा रहा है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग 11% था, अब
21वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग 28% हो गया है। इस प्रकार इसमें लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है। दोस्तों अगर आप देखेंगे जो नगरीय जनसंख्या है क्या हो रही है दोस्तों, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। अगर आप दोस्तों 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में देखेंगे तो क्या थी, 11% थी, लेकिन दोस्तों अब 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो नगरीय जनसंख्या है भारत की लगभग 28% हो गई है। इस प्रकार इसमें क्या हुआ दोस्तों, 2.5 गुना वृद्धि हुई है। ठीक दोस्तों। दोस्तों नगरीय जनसंख्या जो बढ़ रही है, यानी कि जो लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं दोस्तों, उसके पीछे अनेक कारण हैं दोस्तों। उसमें से क्या क्या कारण है, अब इसको हम जान लेते हैं दोस्तों। पहला कारण यह है कि गांव से लोग रोजगार की दृष्टि से नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो गांव में लोग रहते हैं उनके पास रोजगार नहीं है, तो रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, लोग गांव से नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ठीक दोस्तों। और दोस्तों रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र जैसे जनसंपर्क एवं संचार के साधन अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समक्ष नगरीय जीवन शैली तथा उपभोक्ता के स्वरूपों की तस्वीर पेश कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप दूर दराज के गांव में रहने वाले लोग नगरीय तड़क भड़क और सुख सुविधाओं से सुपरिचित हो जाते हैं। उसमें और उनमें भी वैसे ही उपभोक्तापूर्ण जीवन जीने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। ठीक दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो दोस्तों इस समय जो जनसंपर्क या जो दोस्तों रेडियो, टेलीविजन या जो ये सब माध्यम है जनसंपर्क के, इन सबसे क्या हो रहा है दोस्तों, लोगों में क्या हो रहा है दोस्तों, जो शहरी जीवन है यानी कि जो नगरीय जीवन है उसके बारे में क्या हो रही है दोस्तों, इन साधनों से उनमें जानकारी बढ़ रही है, जिससे दोस्तों जो नगरीय तड़क भड़क है उससे जो ग्रामीण के लोग हैं यानी कि गांव क्षेत्र के लोग हैं वो परिचित हो रहे हैं, और वैसा ही जीवन जैसे नगरों में होता है वैसे जीवन को प्राप्त करने के लिए दोस्तों क्या कर रहे हैं, वो सब नगरों में क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक दोस्तों जो नगरीय जनसंख्या है वो इसलिए भी बढ़ रही है, उसका एक कारण यह भी है दोस्तों, जो गांव में तालाब, वन और गोचर भूमि जैसे जो साझी संपत्ति थी उसमें क्या हो रही है दोस्तों, कमी आ रही है। यानी कि दोस्तों जो गांव में तालाब होते थे, गोचर भूमि होती थी, वन होते थे, ये सब क्या हो रहे हैं दोस्तों, ये सब कम हो रहे हैं। इससे लोग क्या हो रहे हैं दोस्तों, शहर की तरफ क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपना प्रवास कर रहे हैं। दोस्तों पहले गरीब लोग इन्हीं संसाधनों पर निर्भर थे, पर अब इनके निजीकरण या खत्म हो जाने से उनका गुजारा कठिन हो गया है। दोस्तों जो पहले गरीब लोग थे वो क्या थे दोस्तों, वो गांव के तालाब पर और वन पर क्या रहते थे, निर्भर रहते थे, क्योंकि उनके पास जो संसाधन थे वो जंगल से प्राप्त होते थे या जो उनके आसपास के क्षेत्र होते थे वहीं से क्या करते थे, अपने जीवन यापन के संसाधन प्राप्त करते थे। लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे तालाब, वन खत्म हो रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, इनके जीवन के जो साधन थे यानी कि आजीविका के जो साधन थे वो भी क्या हो रहे हैं, गरीब लोगों के समाप्त हो रहे हैं। दोस्तों अब इसी कारण क्या हो रहा है दोस्तों, उनको शहरों में जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास अब गाँव में जीवन यापन करने के लिए कुछ रह नहीं गया है। जंगल वंगल सब क्या हो गए हैं दोस्तों, खत्म हो गए, या तो उनका निजीकरण हो गया है, तो उनका गुजारा करना कठिन हो गया है। तो दोस्तों अपने जीवन का गुजारा करने के लिए क्या कर रहे हैं लोग, मतलब शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दोस्तों अब लोगों को पहले मुफ्त मिलने वाली चीजें जैसे कि ईंधन, चारा आदि बाजार से खरीदना पड़ता है, जिससे उनकी कठिनाई बढ़ गई है। साथ ही गांव में नगद आमदनी के अवसर भी घट रहे हैं। दोस्तों जो पहले लोगों को फ्री में चीजें मिल जाती थी जैसे कि ईंधन मतलब क्या होता है दोस्तों, जो जलाने योग्य चीजें होती उन्हें हम ईंधन बोलते हैं, और चारा, ये सब क्या होता था दोस्तों, पहले गांव में फ्री में मिल जाता था। यानी कि लोग जाते थे जंगलों से सूखी हुई लकड़ी इकट्ठा करके लाते थे और उसे ईंधन के रूप में प्रयोग करते थे, उससे खाना पका लेते थे, और चारा भी वहीं जंगल से प्राप्त करते थे। लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है दोस्तों, इन सब की कमी हो रही है, यानी कि अब गाँव में भी ईंधन उधन मिलना मुश्किल है और चारा वारा मिलना मुश्किल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, इन सब चीज़ों को बाजार से खरीदना पड़ रहा है। और बाजार से खरीदने के लिए क्या होता है दोस्तों, नगद आमदनी की ज़रूरत होती है, और गांव में नगद आमदनी के स्रोत है नहीं, यानी कि कमाई के स्रोत है नहीं, तो लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसीलिए जो शहर होता है उसमें कमाने के लिए चले जाते हैं। ठीक दोस्तों जो लोग होते हैं वो सामाजिक कारणों से भी शहर की ओर आकर्षित होते हैं, जहां गुमनामी की जिंदगी मिलती है। शहर अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों को ग्रामीण अपमान पर से कुछ राहत देते हैं। दोस्तों जो लोग शहर में जा रहे हैं सिर्फ रोजगार के लिए ही नहीं जा रहे हैं दोस्तों, उनके जाने का कारण एक और है जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सामाजिक कारण बोलते हैं। दोस्तों जो शहर होता है उसमें लोगों की गुमनाम जिंदगी होती है, यानी कि उसमें आपको कोई जानेगा पहचानेगा नहीं, आप कहाँ से आए हैं, आपकी जात क्या है, आपका पहचान क्या है, आपका स्टेट क्या है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं या जातियाँ होती हैं जिन्हें गाँव में बहुत ज़्यादा मतलब भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों वो उस अपमान से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, ग्रामीण इलाकों से क्षेत्र इलाकों में शहरी इलाकों में चली जाती हैं। दोस्तों जब शहरी इलाकों में जाती हैं तो उनको अपनी जात और
जो उनकी क्षेत्र रहता है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि चाहे जिस जात से हो, शहर में क्या होता है दोस्तों, उनको कुछ राहत मिल जाता है, क्योंकि जो जाति होती है शहर में वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, गाँव में ज़्यादा प्रभावशाली है। तो इसीलिए दोस्तों ग्रामीण अपमान से बचने के लिए लोग क्या होते हैं, शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। वहीं दोस्तों शहरी जीवन होता है उसमें गुमनामी के कारण जो सामाजिक दृष्टि से प्रभावशाली ग्रामीण समूह के अपेक्षाकृत जो गरीब लोग होते हैं वो शहर में जाकर नीचा समझे माने काम को भी कर सकते हैं, जो गांव में करने के लिए क्या होते हैं, हिचकिचाते हैं या बदनामी के डर से जिस कार्य को नहीं करते हैं। दोस्तों इसमें यह बताया जा रहा है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो सामाजिक मतलब जो ग्रामीण समाज में क्या है, अपेक्षाकृत प्रभुत्वशाली वर्ग से आते हैं और क्या है, गरीब है। मान लीजिए कोई अगर अपर कास्ट का बंदा है और वो गरीब है तो गांव में ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है जो क्या हो, जो नीचा समझा जाता हो। क्यों? क्योंकि वो ऊंची जात से आता है तो छोटा काम कैसे करेगा। तो दोस्तों जो काम वो गांव में नहीं कर सकते थे, अगर वो शहर में जाएंगे तो उनकी जात वात किसी को पता नहीं रहेगा और वहाँ पर उनके गाँव वाले लोग भी नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, जो नीचा काम वो गाँव में नहीं कर पाते थे उसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, शहर में आकर आसानी के कर सकते हैं। जिससे क्या होता है दोस्तों, उनको शहर में रोजगार के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए भी दोस्तों जो लोग हैं शहर से गांव से शहर की तरफ क्या हो रहा है दोस्तों, अपना प्रवास कर रहे हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि वहां पर दोस्तों बदनामी का डर नहीं है और वहां पर दोस्तों जो ग्रामीण अपमान होता है वह नहीं मिलता है शहर में। इसीलिए दोस्तों जो लोग हैं उस शहर की तरफ अपना प्रस्थान या प्रवास कर रहे हैं। दोस्तों जो भारतीय जनसंख्या नीति है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों संभवतः भारत ही ऐसा पहला देश है जिसने 1952 में अपनी जनसंख्या नीति की स्पष्ट घोषणा कर दी थी। यानी कि दोस्तों भारत जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला क्या है, पहला देश है। और भारत ने अपनी जनसंख्या नीति कब घोषित की थी? 1952 में की थी। ठीक दोस्तों हमारी जनसंख्या नीति ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में एक ठोस रूप धारण किया। यानी कि जो हमारी जनसंख्या नीति थी उसने क्या किया, राष्ट्रीय परिवार नियोजन के रूप में एक अपना ठोस रूप धारण किया। दोस्तों राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्या होता है इसको जान लीजिए। दोस्तों इसके तहत जन्म नियंत्रण, स्वास्थ्य सुधार और जनसंख्या व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का मतलब यह है, इसमें लोगों को बताया जाता है कि क्या करिए आप मतलब जन्म दर पर नियंत्रण लाइए, कम बच्चे पैदा करिए, आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, जनसंख्या को क्या करिए, नियंत्रित करिए और स्वास्थ्य के प्रति क्या की जाती है, जागरूकता फैलाई जाती है। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक दोस्तों राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम अगर आपसे परीक्षा में पूछे तो आप यही 3 पॉइंट लिख दीजिएगा जो भी मैंने आपको बताया। यानी कि जनसंख्या वृद्धि की दर को धीमी करना, जन स्वास्थ्य के मानक स्तर में सुधार करना और लोगों में जागरूकता लाना, यही कहा है दोस्तों राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम है। ठीक दोस्तों देखिए राष्ट्रीय परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था उस पर आपातकाल में क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों जो आपातकाल था आप सभी जानते हैं ना, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था और दोस्तों ये 1975 से 1977 तक चला था। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों जो आपातकाल का दौर था इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम को बहुत गहरा धक्का लगा। दोस्तों जो पहले लोगों से स्वेच्छा से मतलब जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए कहा जाता था, अब सरकार क्या करने लगी दोस्तों, जबरदस्ती क्या करने लगी, लोगों का बंध्याकरण करवा के जो जन्म दर था उसको कम करने की कोशिश करने लगी और पुरुषों को नसबंदी कराई गई आपातकाल के दौरान और महिलाओं की नलिकाबंदी करवाई गई। जिससे क्या हो दोस्तों, आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा अब उसको हम जान लेते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर उसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा जाने लगा और बंध्याकरण के लिए अपनाए जाने वाले दबावकारी तरीकों को छोड़ दिया गया। यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम था उसको आपातकाल के बाद क्या कहा जाने लगा, परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा जाने लगा। यानी कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम से आपातकाल के बाद कहा जाने लगा और जो इसका पुराना नाम था जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसको क्या कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। और दोस्तों जो जबरदस्ती लोगों का नसबंदी करवाई जा रही थी, बंध्याकरण करवाया जा रहा था, तो इसको क्या कर दिया गया, त्याग दिया गया आपातकाल के बाद। ठीक दोस्तों इस कार्यक्रम के व्यापक आधार वाले सामाजिक जनसांख्यिकीय उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत नए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। सन 2017 में भारत सरकार ने इन सभी लक्ष्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में नए लक्ष्यों के साथ निगमित कर लिया। ठीक दोस्तों यहाँ पर आपको जानने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं इन दोनों सेंटेंसेस में। दोस्तों इसमें सिंपल ये बताया जा रहा है कि जो भारत की जो जनसंख्या मतलब जो भारत की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है 2017 में आई और जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 है उसके अंतर्गत कुछ दिशा निर्देश क्या किए गए हैं, तय किए गए हैं। तो इसे यही दो चीज़ों को आप याद रखिएगा कि भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई, तो 2017 में आई थी और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 थी, उसके अंतर्गत कुछ दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। इन्हीं दोनों को आप याद रखिएगा। दोस्तों भारत का
राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम यह सिखाता है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन में नीतियां सहायक होती हैं, लेकिन असली प्रभाव आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि दोस्तों इसका मतलब यह है कि भारत का राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम यह बताता है कि सरकार जनसंख्या में बदलाव लाने के लिए नीतियां और सुविधाएं बना सकती हैं, लेकिन अंततः जनसंख्या में बदलाव जैसे जन्म दर में कमी लाना पर असली असर आर्थिक स्थितियों, सामाजिक स्थितियों और रीति रिवाजों और सांस्कृतिक कारणों का होता है। यानी कि दोस्तों सिर्फ सरकार प्रयास कर सकती है, असली कारण असली प्रभाव तो लोगों के जो आर्थिक और सामाजिक और जो सांस्कृतिक कारक होते हैं वो डालते हैं। ठीक दोस्तों, जो भारत की 15वीं जनगणना थी, जिसे हम क्या कहते हैं 2011 की जनगणना कहते हैं, उसके कुछ डाटा यहाँ पर दिए गए हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, तो उसे एक बार आप पढ़ लीजिए। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ जो 2011 की जनगणना के डाटे हैं दोस्तों, इस बार उसे जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है परीक्षा में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों स्त्री पुरुष अनुपात जो था 2011 की जनगणना के अनुसार वो 1000 पर 943 था, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्रियां थी 2011 में। ठीक दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था वह उत्तर प्रदेश था 2011 की जनगणना के अनुसार, और दोस्तों जो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य था वो दोस्तों सिक्किम था। ठीक दोस्तों अधिकतम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश था, और न्यूनतम मातृ मृत्यु दर के वाला राज्य कौन था? केरल था। ठीक दोस्तों इसके अलावा जो सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था, यानी कि जहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होते हैं बच्चे मरते हैं 1 साल की उम्र पूरा होने से पहले, वो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो मध्य प्रदेश है। यानी कि मध्य प्रदेश कैसा राज्य है जहाँ पर क्या होता है सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर पाई जाती है। वहीं पर दोस्तों न्यूनतम शिशु मृत्यु दर मणिपुर में पाई जाती है। ठीक दोस्तों साक्षरता दर जो थी 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों में 80.9% थी और महिलाओं में 64.6% थी। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार वो राजस्थान है, और जो सबसे छोटा राज्य है दोस्तों वो गोवा है। ठीक दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे या कुछ महत्वपूर्ण डाटा थे जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, जो 2011 की जनगणना से संबंधित है, उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक दोस्तों अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त होती है, यानी कि आपका जो चैप्टर है चैप्टर 2 यह यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और दोस्तों अब अन्य विषयों जैसे कि अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। सभी विषयों की प्ले लिस्ट बना दी गई है। दोस्तों आपको हमारे चैनल पे समाजशास्त्र की अन्य वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में अगर चेक करेंगे तो आपको समाजशास्त्र की जो प्ले लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पे जाइए या हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इसके पार्ट फर्स्ट की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।